मुझसे कहा जबरील जुरू ने ये भी वही इलाही है। मुझसे कहा जबरील जुरू ने ये भी वही इलाही है। मजहब तो बस मजहब दिल है, बाकी सब गुमराही है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम ने क्या गजब का कहर ढाया हुआ है। गैर मुस्लिम देश अपना गला बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन जब गैर इस्लामिक देशों ने इसे अपनाना शुरू किया तो एक के पीछे एक लंबी कतार लग गई। और अब तो उस देश ने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को कबूल कर लिया जिसे 90 के दशक में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाता था। सोवियत यूनियन का गढ़ कहे जाने वाले रूस को अब इस्लामिक सिस्टम इतना पसंद आ गया कि पुतिन को सपने में भी इस्लामिक बैंक नजर आ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का झुकाव आजकल इस्लाम की तरफ देखा जा रहा है। क्या पता कल को कलमा भी पढ़ ले। लेकिन रूस में पुतिन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के इतने मुरीद कैसे हो गए? किसी ने नहीं सोचा होगा कि रूस में इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत हो जाएगी। कल तक जिस अखंड सोवियत रूस ने कई मुस्लिम देशों पर कब्जा करके वहां से शरीयत का निजाम ही खत्म कर दिया, अब उसी रूस को मुसलमानों के बेहद करीब माना जा रहा है। अब रूस ने आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत कर दी है। कई मीडिया संस्थान इसे पुतिन की मजबूरी समझ रहे हैं, तो कुछ इसे मुसलमानों के वोट बैंक की ताकत मान रहे हैं। पर रूस की आबादी के लिहाज से मुस्लिमों की आबादी महज 2.5 करोड़ है। हालिया चंद सालों के दौरान यूरोप में कुरान की बेहुरमती की वारदात सामने आने के बाद रूस उन देशों में शामिल रहा जिन्होंने मजहबी किताब की बेअदबी को गलत माना। पुतिन पैगंबर इस्लाम के खिलाफ फ्रांस में चलाए जाने वाले झंडे का भी विरोध किया, जबकि यूरोप के साथ कारोबारी रिश्ते काफी पुराने हैं। इसके बावजूद भी पुतिन ने इस तरह की घटनाओं को न सिर्फ विरोध किया बल्कि इस्लामिक देशों के साथ सुर में सुर मिलाते भी नजर आए। इतिहास गवाह है, रूस दुश्मनों के साथ दुश्मनी निभाई है और दोस्तों के साथ दोस्ती निभाई। बांग्लादेश बनाए जाने के बाद पश्चिम देश भारत के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका और ब्रिटेन तब हमारे देश के खिलाफ अपने जंगी बेड़े समंदर में उतार चुके थे। तब रूस ही वाहिद अकेला ऐसा देश था जिसने भारत की एक पुकार पर तुरंत मदद के लिए आ गया, वरना जंग का नक्शा कुछ और होता। रूस ने भारत के साथ बहुत गहरी यारी निभाई और आज भी रूस हमारी सबसे अच्छा साझेदार है। पर रूस में जिस तरह से इस्लामिक बैंकिंग को सरकारी स्तर पर मंजूरी मिली है, उसने पूरी दुनिया को रूस की तरफ झांकने पर मजबूर कर दिया। वहीं अब लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि आखिर इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम क्या है। क्या इसे सिर्फ मुसलमान ही अपना सकते हैं या गैर मुस्लिम भी इसका फायदा उठा सकते हैं? इस बारे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। आखिर क्या है इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम? आखिर क्यों इस्लामिक बैंक खोलने लगा रूस? आखिर क्यों इस्लामिक बैंक की बढ़ती जा रही है डिमांड? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। दुनिया में जमीन के लिहाज से सबसे बड़ा देश रूस है, जहां 1 सितंबर को 2 साल के इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। रूस में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ है। इस्लामिक मालियाती इदारे पहले से रूस में मौजूद हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब रूस ने कानून के मुताबिक इसकी शुरुआत की है। बीते 4 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी जरूरत की पैमाइश के लिए इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने वाले एक कानून पर दस्तखत किए थे। इस पायलट प्रोग्राम को 4 मुस्लिम बहुल गणराज्यों तातरस्तान, बश्कोतुर्स्तान, चेचन्या और दागिस्तान में होगा। इन चारों गणराज्यों को पहले से इस्लामी फाइनेंशियल सिस्टम का सबसे ज्यादा तजुर्बा है। अगर ये प्रोग्राम कामयाब होता है तो इसे रूस के बाकी इलाकों में भी लागू करने की प्लानिंग है। दरअसल इस बैंकिंग सिस्टम को इस्लामिक शरीयत के मुताबिक बनाया गया। इसमें सूद ब्याज का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब जिसे लोन चाहिए वो लोन ले सकता है। पर शरीयत के मुताबिक बैंक न तो ग्राहक को दिए कर्ज पर ब्याज वसूल सकता है और न ही जमानत के तौर पर ग्राहक से कोई प्रॉपर्टी मांग सकता है। ग्राहक को केवल बैंक से लिए गए लोन को चुकाना होगा, बदले में बैंक को ब्याज भी नहीं देना है, क्योंकि इस्लाम में सूद ब्याज को हराम माना गया है। अल जजीरा ने रूस में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम शुरू किए जाने के मौके पर 30 अगस्त को ही वेबसाइट पर खबर छापी थी, जिसमें अल जजीरा से बात करते हुए इस्लामिक फाइनेंस में रूसी एसोसिएशन ऑफ एक्सपर्ट्स की कार्यकारी सचिव मदीना कलीमुल्लिना ने अल जजीरा को बताया, कोई भी बैंक कस्टमर के माली मसाइल और दिवालिया होने पर उसका फायदा नहीं उठा सकता।
जो अक्सर दूसरी बैंकिंग सिस्टम में देखा जाता है। इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम साझेदारी आधारित रिश्तों पर टिका होता है। इस्लामिक बैंकिंग शराब, तंबाकू और जुए जैसे कारोबार और उससे जुड़े लोगों को पैसा नहीं देता। इस्लामिक बैंकिंग सट्टेबाजी, वित्तीय डेरिवेटिव या बिना किसी वास्तविक संपत्ति के सौदे के कर्ज देने की इजाजत नहीं देता। अब सुनिए कि इस्लामिक बैंक काम कैसे करता है। ये शरीयत मुताबिक काम करने वाले बैंक होते हैं। इनमें और आम बैंकों में सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि आम बैंकों का पूरा सिस्टम सूद और ब्याज पर टिका होता है, जबकि इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता। आम बैंकों में ग्राहक अपना पैसा जमा करते हैं तो बैंक उनके जमा पैसे पर ब्याज भी देता है। आम बैंकों में अगर कोई ग्राहक उनसे कोई कर्ज लेता है तो उसे मूल रकम सूद समेत वापस लौटानी पड़ती है, लेकिन इस्लामिक बैंक ना तो जमा रकम पर कस्टमर को ब्याज देते हैं और ना ही कर्ज देने पर ब्याज लेते हैं। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस्लाम में सूदखोरी हराम है, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंक दूसरे बैंकों से अलग काम करते हैं। इस्लामिक बैंक अच्छे व्यवहार के आधार पर कर्ज देते हैं। कर्ज लेने वाले को सिर्फ मूल रकम चुकानी पड़ती है, मतलब जितना कर्ज लिया था उसी कर्ज को चुकाना होता है। इस्लामिक बैंकिंग में बैंक फंड्स के ट्रस्टी यानी पैसों की देखभाल करने वाले की भूमिका निभाता है। बैंक में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, जब उसकी मर्जी हो तो निकाल भी सकता है। चूंकि जमा पैसे से बैंक अपना बिजनेस करता है और अगर बैंक को फायदा होता है तो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा ग्राहकों को भी बतौर तोहफा दे देता है, लेकिन नुकसान की सूरत में बैंकों के साथ साथ ग्राहकों को भी घाटा उठाना पड़ता है। हालांकि चाहे इस्लामिक बैंक हो या फिर गैर इस्लामिक बैंक, कोई भी घाटे का सौदा नहीं करना चाहता। खासकर इस्लामिक बैंक इस लिहाज से काफी सुरक्षित माने जाते हैं। इस्लामिक बैंकों को हराम हलाल का ख्याल रखना होता है। उन्हें किसी भी ऐसे कारोबार में पैसा नहीं लगाना होता जिसकी इस्लाम में मनाही हो, चाहे कारोबार नशे का हो या फिर अवैध हथियारों का या फिर वेश्यावृत्ति या जनाकारी। इस्लामिक फाइनेंस में हराम मानी जाने वाली कंपनियों के शेयर में भी पैसे लगाने की इजाजत नहीं है। इस्लामिक बैंकों में किसी भी मजहब के लोग अकाउंट खोल सकते हैं। ये बैंक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि वित्तीय संस्थान के तौर पर काम करते हैं। मलेशिया में इस्लामिक बैंकों के तकरीबन 40% ग्राहक गैर मुस्लिम हैं। यहाँ पर विकल्प के तौर पर दूसरे बैंक भी मौजूद हैं, फिर भी लोगों का भरोसा इस्लामिक बैंकों पर ज्यादा टिका है। लेकिन जिस तरह से रूस ने इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम को पायलट प्रोजेक्ट तौर पर लॉन्च किया, उसने आने वाले दिनों में इसके फायदे भी नजर आने वाले हैं। रूस एक नास्तिक देश के तौर पर माना जाता है। वहां पर हर धर्म के लोग मौजूद हैं, पर नास्तिकता भी वही मौजूद है। ऐसे में इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करके रूस ने नास्तिकता पर भी चोट की है, जिसका असर आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में फिराक गोरखपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब कुछ और ही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।